हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जो जेकेपी एसआई की हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, इसलिए आज की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ वीडियो आज भी आपके सामने आ रही है, इसको हम डिले नहीं किया करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे और आपको बताना चाहूँगा इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, 2 पार्ट हम कवर कर चुके थे, उसमें 54 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। इन 54 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो हमने अपने ऑफिशियल वेबसाइट एकेएस क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। तो एकेएस क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ वाला आपको एक देखने को मिलेगा, कोर्स देखने को मिलेगा। हालांकि वो पेड कोर्स है क्वेश्चन सीरीज़ वाला, बट उस कोर्स में जेकेपी एसआई का हमने सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, वो पूरा का पूरा सेक्शन फ्री रहने वाला है। तो जो आपके जितना भी कंटेंट है, चाहे ये क्वेश्चन सीरीज़ के पीडीएफ होंगे, ये जो आपकी प्रॉपर पॉलिटी के जो लेक्चर्स का पीडीएफ वगैरह था, वो सब कुछ हम वहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, वो पूरा फ्री रहने वाला है। आप वहाँ पे जाके इन पीडीएफ्स को देख सकते हो, बाकी जो नोट्स वगैरह वो भी अपलोड करते रहेंगे, वहाँ पे एक सीक्वेंस में रहेंगे, तो आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। इसी के साथ हम आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपको अगर आंसर पता होंगे आपने भी कमेंट करते जाना है। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पीरियड पर इंडिया का वाइसरॉय कौन था? ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हुई है आपके ना, आज का सेशन आपका इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। आपको शॉर्टकट भी बताया था, डफर था जिसके टाइम पे आईएनसी बन चुकी थी, क्योंकि उनकी सोच कुछ और थी। फॉर्मेशन कब हुई थी भाई? आप सभी को पता है 1885 में फॉर्मेशन हुई थी, है ना। तो पहला सेशन कहाँ पर था आप सभी को पता है, यहाँ पे बॉम्बे में सेशन हुआ था, पुणे में होने लगा था, बॉम्बे में चला गया था, कॉलरा का आउटब्रेक वहाँ पे आ चुका था। एओ के द्वारा फाउंडेशन करी गई थी, पहली मीटिंग में 72 डेलीगेट्स थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको समझा चुके थे, वीडियोस में बता चुके थे। बट फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इनमें से कौन है जो कि कभी भी आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाएगा बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। ये कभी भी आईएनसी के मेंबर तो थे, लेकिन आईएनसी के प्रेसिडेंट ये कभी नहीं बन चुके थे, है ना। ये तो आप सभी को पता होगा। जहाँ तक बात आती है महात्मा गांधी की, तो इनका पता आप सभी को 1924 में जो है ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, ये भी बने 38 में भी बने थे, 39 में भी थोड़ी देख लिया, यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे। और जहाँ तक बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो आपको पता है 1905 के करीब करीब ये भी जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो इनमें से बाल गंगाधर तिलक जो है ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे आईएनसी के। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी? आपको पता है लखनऊ सेशन हुआ था एक आईएनसी का 1916 वाले, यहाँ पे हालांकि मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ पे 1916 वाले सेशन की बात करी जा रही है। जो 1916 का सेशन हुआ था आईएनसी का लखनऊ वाला, उस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट कौन थे आपसे वो पूछा गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, अंबिका चरण मजुमदार, मदन मोहन मालवीय, फिर एनी बेसेंट? इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम पीरियड पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे या इनकी बात करेंगे, देखो 1916 में तो ये थे, 1917 में एनी बेसेंट थी और 1918 में मदन मोहन मालवीय थे। तो तीनों का तीनों ईयर आपको याद हो गए, इतना भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओलिव बोर्ड की, तो आपको दिख रहा होगा ओलिव बोर्ड की तरफ से 10 मिलियन यूजर्स की बात करेंगे। इसकी सेलिब्रेशन चल रही है, इसके सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अप्रैल 25 से लेकर 28 फेब तक बात करेंगे, 38% ऑफ रहने वाले सभी जेकेएसएसबी प्लान पर ओली बोर्ड की तरफ से आप यूज़ कर सकते हो कोड TEN, और इस कोड के द्वारा आप 38% आपको ऑफ मिलने वाला है। वीडियो लेक्चर, समरी नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ रहने वाले, कोर्सेज कई सारे हैं आपके सामने स्क्रीन में हैं। अब हम चलते हैं दोबारा से, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ओली बोर्ड के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेम द कंटिनेंट्स दैट फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? इनमें से कौन से कंटिनेंट है जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, आपसे वो पूछा गया। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है वो मिरर इमेज बनाते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस भी देख सकते हो, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। मीनामारा डिजास्टर की बात करें जो कि जापान में हुआ था, ये कौन से पोल्यूशन के कारण तो हुआ था, बट किसके कारण हुआ था, आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया।
तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा इस डिजीज़ के बारे में, मिनामाटा नाम क्यों, क्योंकि मिनामाटा सिटी का नाम था जो कि जापान में, वहाँ पे डिजास्टर हुआ था। ये हुआ क्यों था भाई, पोल्यूशन हो गया था, बट हुआ क्या था यहाँ पे, मिथाइल मरकरी, यहाँ पे मरकरी लिखो, मिथाइल मरकरी की बात करेंगे। वो एक केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ से वो रिलीज हो गया था, पानी में चला गया था, पोल्यूशन बन गया था, उसके कारण मिनामाटा डिजास्टर वहाँ पर आया था। तो मेन रीज़न क्या था, मरकरी वहाँ पर रीज़न था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, इसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है इन करंट अफेयर्स वगैरह का, तो वहाँ पे जाके भी सब कुछ देख सकते हो। कभी भी अपना पहला टेस्ट लेना चाहते हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आप डायरेक्टली हमारे JKSSB की और jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो। jklatestinfo.com में जाकर आपको ई नोट्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको मिल जाया करेगा JKP SI सीरीज, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाता है, वहाँ पर जाकर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जिसका ओरिजिनेशन इंडिया से नहीं होता है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ब्यास नदी की बात करें, चिनाब की बात करें, रावी की बात करें, हिमाचल प्रदेश से निकलते, इसका मतलब इंडिया से ओरिजिन होता है। लेकिन सतलुज की बात करेंगे, तिब्बत वाली साइड से ओरिजिन होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी पहली नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई थी, आपसे वो पूछा गया। क्या वो चंदोली नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या फिर दुधवा नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे। ये हमारे इंडिया की पहली नेशनल पार्क थी। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, 1936 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, वो यही है। और अगर हम इसकी बात करेंगे है कहाँ पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड की बात करते हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है ना। और इससे पहले इसका एक नाम अलग से हुआ करता था, एच से नाम पड़ा करता था। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इतना बोलना चाहूँगा, हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वीडियोस को शेयर करो और वीडियोस को लाइक करो, बस इतना चाहते हैं। आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स, हमारी तरफ से डबल रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, प्रॉमिस हमारी तरफ से आपको। इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पी राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि, और एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपका कहना है कि जैसे कुछ प्लेलिस्ट अपडेट नहीं हुई है, साइंस की प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दिया, वहाँ पे कुछ वीडियोस ऐड कर दिए, तो साइंस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। साइंस की प्लेलिस्ट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया हुआ है। बची बात इकोनॉमिक्स की, और बची बात यहाँ पे अपना जो दूसरे का सब्जेक्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट वगैरह वाला, उसका एग्जाम होने से पहले काफ़ी पहले आपके सामने आ जाएगा सेशन मैराथन टाइप का, तो वहाँ पे जाके आप कवर कर लोगे आराम से। यहाँ पे पूछा गया कौन से साल में अशोक मेहता कमेटी अपॉइंट करी गई थी। क्यों अपॉइंट करी गई थी भाई ये, ताकि वर्किंग देखी जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की किस तरह से होती है। तो ये अशोक मेहता कमेटी जो है वो कब अपॉइंट करी गई थी, आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1977 शायद से, है ना, चेक कर लेना करेक्ट। अगर आपको लगता है कोई और करेक्ट आंसर है तो वो भी बता देना। चलते हैं 63 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपसे वो पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहा गया हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो अपोजिट होती हैं। अगर एक ज़्यादा होगी दूसरी कम होगी, दोनों एक साथ में ज़्यादा हो नहीं सकती। इसका मतलब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत है। तो भाई कौन सी स्टेटमेंट गलत है, जब हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज की, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 10⁻23 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी जाती है, इतनी इनकी फ्रीक्वेंसी जाती है। इसका मतलब इनका क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी। तो हाई वेवलेंथ है, ये स्टेटमेंट गलत है, हमको ये बताना था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। एनेस्थीसिया में जो कॉमनली गैस यूज करी जाती है वो कौन सी होती है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड। स्पेलिंग थोड़े से गलत है, ठीक कर लेना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो कॉमनली यूज करी जाती है एनेस्थीसिया में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कॉमन पैसेज क्या होता है यूरिन का और स्पर्म का, ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन मेल कैटेगरी की बात करते हैं, यूरिन और स्पर्म का कॉमन पैसेज क्या है, तो सिंपल सा है, यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन यू आर प्रोमोटेड एज अ क्लर्क, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये JKP SI की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश वाली, वहाँ पे जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हो, नरेशन को पूरा कराया हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस कराया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन, सेड टू है, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, द प्रिंसिपल टोल्ड द पीएन, तीनों में है। आगे चलते हैं, दैट हर जगह आएगा सॉरी, यू आर प्रोमोटेड एज अ क्लर्क, तुम्हें प्रमोट कर दिया क्लर्क के तौर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ही। अब आपको पता है आर है, इज, एम, आर, यानी कि ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। तो वॉज तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है।
तो ही यू आर प्रमोटेड एज अ क्लर्क, इन दोनों में से एक होगा ना, वॉज यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। द प्रिंसिपल टोल्ड द पियन दैट ही वॉज प्रमोटिंग, ठीक है, वॉज है तो ING आएगा, दैट ही आई वॉज, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो कुछ सेंस ही बन रही है, यहाँ पे यू का ही बन जाएगा, वॉज प्रमोटिंग एज अ क्लर्क, बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना था, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। स्मेल आरेट एक इडियम फ्रेजेस की बात करेंगे। इसका करेक्ट मतलब इन चारों में से आपको क्या लगता है सही मतलब हो सकता है? स्मेल आरेट का मतलब क्या हो सकता है? तो स्मेल अराइट का मतलब हो जाएगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। जब आप किसी पे डाउट करने लगते हो, कोई रीज़न होता है उसके पीछे वैलिड रीजन, आप क्या बोलते हो? स्मेल अराइट, इस तरह से इडियम यूज़ करते हो, नॉर्मल सा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। A, B और C जो है अमाउंट है 4200 का, उसको डिवाइड करते हैं इस रेशो में, यानी कि 7:8:6 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करना स्टार्ट कर दो, कितना बन जाएगा? 8 7 15, 15 6 21, यानी कि 21 रेशो किसके बराबर है? 4200 के बराबर है, क्योंकि इसी रेशो को डिवाइड करना है 4200 रुपये में। तो यहाँ से एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी? एक रेशो जो है 200 के बराबर। इतना क्लियर हो गया है ना। अगर एक रेशो 200 के बराबर, तो 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 1400 के बराबर। या 8 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर। ये 6 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 1200 के बराबर। ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस आपको मैं समझा रहा हूँ। JKSSB क्लास 4 के टाइम पे भी पढ़ाया था और JKB SI की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? इफ एन अमाउंट ऑफ ₹200 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, सभी के शेयर में 200 रुपये ऐड करना स्टार्ट कर दो तो नई रेशो क्या बन जाएगी? इसमें अगर 200 रुपये ऐड करेंगे तो 1600 बन जाएगा, इसमें 200 रुपये ऐड करेंगे तो 1800 बन जाएगा, इसमें 200 रुपये ऐड करेंगे तो 1400 बन जाएगा। तो बताओ भाई नई रेशो क्या होगी? 20 20 20 कट गए, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14, 8:9 8:7। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए गए हैं। JKP SI रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। भाई इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, 3-3 का पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 1-3 का पेयर ये बना दिया, 1-3 का पेयर ये बना दिया। इसको पहले मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। भाई पेयर बना दिया, एक ये 3 का पेयर बना देते हैं, फिर एक ये 3 का पेयर बना देते हैं, फिर एक ये 3 का पेयर, एक ये 3 का पेयर, फिर एक ये 3 का पेयर। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? BA एक आपको BAC देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पैटर्न। क्या यहाँ पे BAC लग सकता है? बिल्कुल लग रहा है। क्या यहाँ पे BAC लग रहा है? लग रहा है। यहाँ पे B लगा दूंगा तो BAC बन गया, BA डालेंगे तो BAC बन रहा है, यानी कि CCBA से पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। पैटर्न क्या बन रहा था? BAC का पैटर्न बन रहा था। तो आपने देख लिया फिल करके, CCBA ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में ना, जाके वीडियो जरूर देख लेना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, इसको देखो कैसे करना है। अब इसमें पैटर्न बनाते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हम 4 का पैटर्न डालते हैं। चलो देखते हैं कुछ यहाँ से मिलता है। ऐसे बांट लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बांट लेते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे बांट लेते हैं। तो यहाँ पे A डबल B है, डबल B है, तो मैं यहाँ पे भी डबल B कर लेता हूँ। तो पैटर्न मेरे पास क्या बना डबल B करने पे? ABBA। यहाँ पे ABBA पैटर्न बन गया, ABBA का पैटर्न बन गया ना। अब मैं यहाँ पे A लगा दूंगा तो ABBA यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे A लगा दूंगा तो ABBA यहाँ पे भी बन गया। फिर A के बाद B आता है, यानी कि B 1 2 3 4 बार A है, फिर B है, B स्टार्टिंग में, B एंड में, बीच में 4। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन आपके सामने खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर करोगे। नहीं भी अच्छी लगेगी तो शेयर करना पड़ेगा, तभी आगे वाली वीडियो आएगी और वो हो सकता है अच्छी हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।